हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी पर। तो हमने विचलन और अनुरूपता के पाठ को देख रहे थे, तो आज हम उससे आगे देखते हैं। तो हमने इससे पहले विचलन हर्टन एवं हंट के विचलन के प्रकारों की चर्चा की थी। आज हम देखते हैं अन्य समाजशास्त्रियों ने विचलन के प्रकार जो बताए हैं उसके बारे में। तो मेटा स्पेंसर 4 प्रकार के विसामान्यता की बात करते हैं, जिनमें पहला है विसामान्य कार्य या डेविएंस एक्ट। दूसरा उन्होंने बताया विसामान्य आदतें। तीसरा विसामान्य मनोवृत्तियाँ। और चौथा उन्होंने बताया है विसामान्य संस्कृति। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला विसामान्य कार्य। विसामान्य कार्य के अंतर्गत उन्होंने उल्लेख किया है कि जब प्रत्येक समाज में आचरण के नियम के अनुसार किसी कार्य का सामान्य विचलन या विचलन विसामान्य माना जाता है। अर्थात उन्होंने कहा कि जब कोई कार्य आचरण के नियमों से हटकर किया जाता है तो उसे विसामान्य माना जाता है। विसामान्य कार्य की श्रेणी में उन कार्यों को रखा जाएगा जिनमें दंड के अंतर्गत अपराध माना जाता है। और इन्होंने इन आचरणों को 3 प्रकार से बताया है। पहला अपराध, दूसरा यौन संबंधी विषमताएं और तीसरे आत्महत्या की चर्चा इन्होंने की है। प्रथम 2 किस्म की विषमताओं की परिभाषा से संबंधित अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता था, इसको परिभाषित उन्होंने नहीं किया है। बाकी उसको विसामान्य कार्य के अंतर्गत रखते हैं। प्रत्येक समाज में अपने अपने ढंग से अपराध परिभाषित करने की ओर रहती है। अर्थात अलग अलग मूल्य, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग विचारधाराएं होने के कारण प्रत्येक समाज में अपराध को परिभाषित करने की श्रेणियां अलग अलग होती हैं। जैसे भारत में अपराध की श्रेणी में अन्य दुनिया की अपराध श्रेणी में जैसे भारत में शराब पीना कानूनन अपराध है, लेकिन अदर यूरोपीय समाज में शराब पीना एक अपराध नहीं माना जाता है। वहीं भारतीय समाज में भांग, गांजा या आदि तरह के नशे करना अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं, अपराध की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। लेकिन यूरोपीय कंट्रियों में भांग, गांजा, चरस आदि को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। और दूसरा उदाहरण है कि जहाँ तक वेश्यावृत्ति भारत में एक आपराधिक रूप में देखा जाता है, लेकिन हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता प्रदान कर दी है, वहीं यूरोपीय समाजों में इसे लीगल कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। अगला उन्होंने चर्चा की है विसामान्य आदतें। विसामान्य आदतें में अधिकांश व्यक्ति जैसे मदपान, नशाखोरी, धूम्रपान आदि की चर्चा इन्होंने की है। जहाँ शराब पीना कोई विसामान्य आदतों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जैसे अभी उदाहरण हमने दिया है, और कहीं पे इसे विसामान्य की श्रेणी में रखा जाता है। मांस खाना कहीं कहीं पे विसामान्य आदत के रूप में लिया जाता है और कहीं कहीं इसे भी सामान्य आदत के रूप में देखा जाता है। अगला उन्होंने बताया विसामान्य मनोवृत्तियाँ। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे जटिलताएं बढ़ रही हैं, और इन जटिलताओं के फलस्वरूप मानव को कई प्रकार से मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत की तुलना में पश्चात देशों में नगरीकरण अधिक है, इसलिए वहाँ पर मनोवैज्ञानिक समस्याएं अधिक हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अंतर हर 12वां व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से किसी न किसी रूप से ग्रसित है। वहीं भारतीय गाँव की तुलना में शहरों में यह समस्या अधिक है, मानसिक रोगियों की बढ़ती समस्या। लेकिन आज के समय में इंटरनेट की दुनिया में तमाम तरह की नगरीकरण, तमाम तरह की मानसिक समस्याएं प्रेरित हैं। भारत में लगभग हर तीसरा व्यक्ति मानसिक तौर पे वर्तमान में मानसिक रोगी के अंतर्गत आएगा। उसे किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं, नगरों में खास करके। अगला विसामान्य संस्कृति। विसामान्य संस्कृति के अंतर्गत मेटा स्पेंसर ने कहा है कि बृहत संस्कृति के अंतर्गत छोटी छोटी संस्कृतियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसी विसामान्य संस्कृतियाँ बन जाती हैं जो समाज के मूल्यों और आचरणों में विश्वास नहीं करती हैं। तो ऐसी संस्कृति को उन्होंने विसामान्य संस्कृति की चर्चा की है। जैसे
चोरी को अपना गुण बना लेना, पॉकेटमारी, डकैती आदि से जुड़ी संस्कृतियाँ विसमान संस्कृतियाँ या विरोधी संस्कृतियाँ कही जा सकती हैं। आइए देखते हैं विचलन के प्रकार। टाइप ऑफ डेविएंट। तो साइमन जिनिट्स ने विचलन को 5 प्रकारों में वर्गीकरण किया है। पहला उन्होंने अनूठा बताया है। अनूठा के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो किसी व्यवहार का स्वरूप अंतिम किनारे है, अर्थात लोगों को कहा जाता है कि ऐसे व्यवहार जिनका मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं या जो समाज से एक किनारे पे रहते हैं, उसे उन्होंने अनूठा व्यवहार या अनूठा प्रकार का विचलन की बताया है। दूसरा उन्होंने चर्चा की है गुनहगार। गुनहगार के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक नियम शास्त्रों के प्रतिकूल कुछ काम करते हैं, उसे उन्होंने गुनहगार किया, जैसे धर्म का पालन न करना या धर्म का त्याग करना। तीसरा उन्होंने बताया है अपराधी। क्या? अपराधी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो लोग कानून की नज़रों में समाज विरोधी कार्य करते हैं, उन्हें अपराधी उन्होंने कहा है, जैसे जुआरी, तस्कर, चोर, डकैत आदि, जिन्हें कानून के हिसाब से दंड दिया जाता है। चौथा उन्होंने बताया बीमार या सिक। बीमार की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो मानसिक रूप से बीमार हो, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले, भयानक शराबी या समलैंगिक। श्रेणी बीमार की श्रेणी में साइमन डिजिट्स के अनुसार आते हैं। अगला उन्होंने बताया विमुखता या विमुख। तो ऐसे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपना समाज अच्छा नहीं लगता है और वे समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। अलग होकर वह अपना अलग कल्चर, अपनी अलग संस्कृति बना लेते हैं, जैसे पश्चिमी देशों में हिप्पी और भारत में साधु फकीर आदि को उन्होंने विमुखता की श्रेणी में रखा है। तो विमुखता के अन्य कारणों के रूप में आइए कारकों के रूप में चर्चा करते हैं। तो M.S. जॉनसन ने 1983 में व्यवहार के प्रमुख विसमान व्यवहार के प्रमुख कारणों की चर्चा की है। उसमें उन्होंने पहला पॉइंट बताया है कि दोषपूर्ण समाजीकरण या समाजीकरण का अभाव। दोषपूर्ण समाजीकरण का अंतर्गत अर्थात व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने के लिए उसका समाजीकरण होता है, लेकिन जब दोषपूर्ण समाजीकरण या विसमाजीकरण होता है, समाजीकरण का अभाव होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत या तो उनकी संगत या समाज, सोसाइटी उस तरह की ऐसी सोसाइटी में बन जाते हैं जहाँ पर विसमान व्यवहार अधिक देखे जाते हैं। जैसे कि भारतीय समाज में देखा जाता है, नगरीय समाज में, कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें जुआ, चोरी करना आदि जैसे आदतें पड़ जाते हैं या उनके दोषपूर्ण समाजीकरण का कारण होता है। दूसरा उन्होंने बताया है कि कमज़ोर दंड विधान। प्रत्येक समाज में अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कार एवं गलत कार्य करने के लिए दंड व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन किसी कारणवश अच्छे कार्य के लिए समाज में उचित पुरस्कार नहीं प्राप्त होता है। अर्थात कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, फिर भी उसको दंड अगर मिलता है तो वह मजबूरी में आकर विसमान व्यवहार करने लगता है या उसके विपरीत व्यवहार करने लगता है। चौथा उन्होंने बताया कमज़ोर प्रवर्तन। यहाँ पर उन्होंने कहा केवल दंड मात्र विधान व्यवस्था विसमान व्यवहार पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, जैसे कि अपराधियों को पकड़े जाने पर मात्र धमकी देकर छोड़ देने पर उसके व्यवहार पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कमज़ोर प्रवर्तन के अंतर्गत समाज में बहुत सारे अपराध इसलिए होते हैं कि पुलिस अपराधियों को 2-4 डंडे मारकर छोड़ देती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विसमान व्यवहार के पीछे एक प्रमुख कारण अपराधियों के साथ कानूनी तौर पर सख्ती नहीं दिखाई जा सकती है। इसी के अंतर्गत सदरलैंड ने अपने सफ़ेदपोश अपराध को अवधारणा को संबंधित बताया है, क्योंकि अधिकांश सफ़ेदपोश अपराध के पीछे कानूनी दबाव की कमी का कारण मानते हैं। दफ्तरों में कर्मचारी लोग काम का टाल मटोल करके परेशान करते हैं, आम लोगों को परेशान करते हैं, घूसखोरी करते हैं, गलत आचरण करते हैं, पर उनके ऊपर कानूनी रूप से कोई दबाव नहीं होता है, ऐसा सदरलैंड कहते हैं। और यह कमज़ोर प्रवर्तन के कारण विसमान व्यवहार है, ऐसा जॉनसन का मानना है। अगला बुद्धिसंगत व्याख्या की सरलता।
अर्थात इन्होंने कहा जब तक हम किसी गलत आचरण का बुद्धि संगत के सहारे आसानी से नहीं करा, अर्थात बुद्धि संगत जो आचरणों की एकदम स्पष्टता के रूप से चर्चा नहीं की गई है कि कौन सा आचरण बहुत अच्छा है, कौन सा आचरण बहुत बुरा है। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी इस आधार पर नकल करते हैं कि हर जगह कुकर्म ही कुकर्म नजर आ रहा है, अर्थात भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, तो हम नकल कर ले रहे हैं, तो कौन सा बड़ा अपराध कर दे रहे हैं, ऐसी बातें। जैसे आज के समय में पदाधिकारियों मंत्रियों का करोड़ों का घोटाला होने पर व्यक्ति पैसे देकर नौकरी प्राप्त करने पर गलत नहीं मान रहा है। अगला, मानदंडों की अनिश्चित सीमा। तो जॉनसन कहते हैं कभी कभी मानदंडों की कोई सीमा निश्चित नहीं है। जैसे उग्रवादी लोग जब समाज में दबे कुचले लोगों के समर्थन को विभिन्न प्रकार से अपराध करते हैं तो उसे सही माना जाता है। दलित एवं गरीबों के हित में कुछ करना उन्हें जुर्म नजर नहीं आता, बल्कि इसके लिए प्रतिकूल उनका स्वयं व्यवहार सही प्रचलित नियम कानून गलत प्रतीत होते हैं। इस मानदंडों की अनिश्चितता था, तो उन्होंने कहा कोई निश्चित मानदंड नहीं बनाए गए हैं। जैसे दलितों के हित के लिए संघर्ष करना एक उचित माना जाता है, या हिंसात्मक संघर्ष करना यह उचित मानते हैं जो व्यक्ति ऐसा करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में क्रांतिकारियों ने रेल लाइन उखाड़ दी थी। टेलीफोन का तार काटना, अंग्रेजी हुकूमत को परेशान करना उस समय गलत आचरण या मानदंड नहीं माना जाता था। लेकिन यहाँ पर यही चर्चा करने की बात है कि उस समय इन सब कार्यों को महात्मा गांधी ने गलत करार किया था, गलत मानदंड माना था। उन्होंने कहा कि अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ मानदंडों की अनिश्चितता और अपनी अपनी विचारधारा के रूप में माने जा सकते हैं। अगला, उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता। अर्थात जब लोग यह समझते हैं कि उनका कोई व्यवहार गोपनीय रह जाएगा और वे गलत काम करने से नहीं हिचकते। जैसे चोरी छिपे, भ्रष्टाचार करना, शराब पीना, जुआ करना, ये सब उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता। अर्थात चोरी से शराब पी लिए, अकेले में जाकर पैसे रुपए भ्रष्टाचार लेकर कोई कार्य कर रहे हों, इस सब को उन्होंने कहा उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता। अर्थात इसमें देने वाले ने उजागर नहीं करते कि फलाना आदमी पैसे लेकर कार्य कर रहा है, न तो लेने वाला ही इससे किसी प्रकार से उजागर करता है, जो कि आज के समय ज़्यादा प्रचलित देखा जा रहा है। सब अपना काम बनता है, बाकी उन्हें समाज से और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। समाज के व्यक्ति ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा आज के समय में हो रहा है। अनुचित एवं भ्रष्ट प्रवर्तन। अगला उन्होंने कहा कि अनुचित एवं भ्रष्ट प्रवर्तन है अनजस्टिस एंड करप्ट इन्फ्लुएंस। जब कानून अमल करने की व्यवस्था भ्रष्ट हो जाती है तो लोगों की आस्था उसमें समाप्त हो जाती है। आज भारत के में अधिक अपराध क्यों हो रहे हैं? यहाँ प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि प्रशासन आज भ्रष्ट हो रही है, वह पैसे लेकर, जुर्म करने वाले से पैसे लेकर न जुर्म करने वालों को अर्थात विरोधी पार्टी को परेशान कर रही है। इस प्रकार के कृत्यों से आजकल समाज का भ्रष्ट प्रवर्तन अर्थात प्रथ भ्रष्ट हो रहा है, जिससे व्यक्ति पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित होने पर भी सामान्य व्यवहार करने लगता है। अगला, अपराध पीड़ितों का सहयोग। जब किसी अपराधी या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि होती है और उसे यदि उचित न्याय नहीं मिलता है तो वह अपराध कराने के लिए विवश हो जाता है। यह उपरोक्त उदाहरण से ही समझ में आया। अगर कोई अपराधी किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करता है और वह व्यक्ति पुलिस के पास जाता है, परंतु पुलिस पैसे लेकर उस अपराधी व्यक्ति को किसी छूट दे देता है, अर्थात छोड़ देता है, और उसे न्याय नहीं मिलता है, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वह भी अपराध करने और कराने के लिए विवश हो जाता है। उदाहरण के तौर में ऐसे बहुत सी सारी जाति संघर्षों एवं नरसंहार की घटनाएं देखने को मिली हैं। अगला उन्होंने बताया है कि सामाजिक नियंत्रण के अभिकर्ताओं का उभय भाव क्या। अर्थात समाज में ऐसे भी होता है जैसे कुछ लोग भी सामान्य व्यवहार विशेष पर गौर ही नहीं करते हैं। जैसे कि परिवार में किसी बच्चे का छोटी मोटी चोरी करते करते बड़ी चोरी करने लगता है, अर्थात छोटी मोटी चोरियों पर कोई व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन आगे चलकर वह बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है। और कभी पुलिस अपराधी और माँ बच्चे को गलत काम करते देख उसे रोकने का प्रयास नहीं करती है। इस प्रकार की चर्चा सामाजिक नियंत्रण के अभिकर्ताओं की उभय भावता अर्थात उससे किसी प्रकार से भावात्मक संबंध न रखना, करने देना की श्रेणी में आता है, कारण माना है।
अगला उन्होंने कहा है कि उप संस्कृति द्वारा विसामान्यता का वैधीकरण। जैसा ऊपर हमने चर्चा किया है, कई लोग अपनी पॉकेट मारी संस्था बना लिए हैं, जिसे वह अपनी चोरी वाली संस्कृति को सही मानते हैं। कोई लोग कत्ल करना या अपराध करने की डकैती करना को उनकी संस्कृति बन गई है और वह उसको सही मानते हैं। इस प्रकार के व्यवहार की वजह से कई लोग आकर्षित होते हैं और उसको अपने आचरण में अर्थात विसामान्य समाज के से अलग होकर विसामान्य व्यवहार करने लगते हैं। जैसे दलित लोगों, सवर्णों या खेतिहर लोगों पर आक्रमण करते हैं। एमएसएससी नक्सलवादियों जैसे नक्सलपंथियों या उग्रवादियों के स्वभाव से प्रभावित होकर वे ऐसा करते हैं, तो उसे इस प्रकार की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला उन्होंने कहा है कि 20 सामान्य समूहों के प्रति वफादारी की भावना। 20 सामान्य समूह ऐसे सदस्यों में काफ़ी ज़्यादा वफादारी होती है। अर्थात 2 चोर हैं, वह अगर पकड़े जाते हैं तो अगला वाला अगले चोर का नाम नहीं बताएगा, उसमें एक अचीव लेवल पर वफादारी पाई जाती है। यह जॉनसन के अनुसार लगभग उन्होंने 11 प्रकारों की चर्चा की है जिससे व्यक्ति विसामान्य व्यवहार करते हैं। तो यह वीडियो आज की यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप हमारा टेलीग्राम चैनल डेली क्विज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से पीजीटी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। सीटें वैसे काफ़ी कम दी हैं, लगभग 22 सीट बालक वर्ग में है और 2 सीटें बालिकाओं के लिए हैं। लेकिन आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए। धन्यवाद।